तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे, तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है। कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है। माता पिता सदैव हमारे पूजनीय हैं, माता पिता हमारे दिल में है, कि इनको थोड़ा सा सद्बुद्धि मिले कि अपना वाणी पर संयमित रखें, और नहीं तो ठंडा देंगे हम। इस हफ्ते अगर आप देखिए तो बिहार में बहुत सारे घटनाक्रम देखने मिले। तेजस्वी एक अलग एंगल से दिखाई पड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली है, महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं हो पा रही है, कांग्रेस से आरजेडी किनारा करने की कोशिश कर रही है, ओवैसी एक अलग राह अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम मिलकर बिहार चुनाव को कैसे खास बना रहे हैं। आरजेडी में लालू अभी भी है, जो वोट पड़ेगा लालू के नाम पे पड़ेगा। ये तेज प्रताप और फलाना नहीं, तेजस्वी के साथ माँ बाप दोनों हैं, तो तेजस्वी की ही चलेगी। जिनको आरजेडी दुत्कारेगी उनको हम पुचकारेंगे। वहाँ अगर नहीं मिला तो हमारे पास आके टिकट लो। तो जो दावेदार टिकट होगा जिस क्षेत्र में यादव, उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनके पास एक तेज प्रताप अल्टरनेटिव है जिनके पास वो जा सकता है। तो तेज प्रताप कुछ क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है। ओवैसी जी क्यों बार बार कर रहे हैं? ओवैसी जी को मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी वोट आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़ा उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं यदि गठबंधन में आ जाए तो कुछ बन जाएगी बात। महिलाओं ने जिस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया, वो कहीं ना कहीं सत्ता के आसपास वो आ गया, और एनडीए को, बीजेपी को इसका लाभ बहुत मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो पार्टी लालू यादव जी की पार्टी को, जिस बिहार के लोगों ने पूरे परिवार सहित 5 चुनाव हरा दिया था, 18% वोट और 22 सीटों तक सिमटा दिया था, वो पार्टी फिर से आ गई है। इस बार का चुनाव गहराई से देखेंगे तो एक बिहार के राजनीतिक दिशा तय करने वाला ये चुनाव साबित होने वाला है। ये सामान्य चुनाव नहीं है। लालू परिवार के भीतर जो कुछ भी है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भी है, और चुनाव पर प्रभाव उसका रहे कितना। आज तेज प्रताप आज पार्टी बना लेंगे और कल सारी सीटों पर चुनाव लड़वा देंगे और परसों कुछ हासिल कर लेंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अगर वो सचमुच कहीं भी 10, 20, 50 सीट पर भी थोड़ा भी मतलब 200, 500, 2000 वोट भी पाते हैं, तो वो वोट किसके कटेंगे? ये तो गंभीर बात है ना। वो वोट एनडीए के नहीं कटेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। मौसम चुनावी हो चुका है, चर्चाएं बिहार चुनाव की हो रही हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते के घटनाक्रम के साथ बिहार चुनाव की अपडेट और पर्दे के पीछे की कहानी हम आप तक पहुंचाएं। इस हफ्ते अगर आप देखिए तो बिहार में बहुत सारे घटनाक्रम देखने मिले। तेजस्वी एक अलग एंगल से दिखाई पड़ रहे हैं, तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली है, महागठबंधन में सीटों पर बात नहीं हो पा रही है, कांग्रेस से आरजेडी किनारा करने की कोशिश कर रही है, ओवैसी एक अलग राह अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम मिलकर बिहार चुनाव को कैसे खास बना रहे हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रामकृपाल सर, मैं चाहूंगी कि बिहार चुनाव को लेकर लालू परिवार की बात थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना चुके हैं, रोहिणी तेजस्वी से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, महागठबंधन का नेतृत्व करने वाला दल आरजेडी बिहार चुनाव में किस ओर जाता नजर आ रहा है? क्योंकि आप परिवार की बात, मैं बहुत परिवार को लेकर के या बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता हूँ। देखिए, कुछ भी हो लालू के परिवार में, जहाँ लालू हैं, जिस बेटे के सर पे पिता का हाथ हो, हमारे यहाँ ट्रेडिशन, जनता उसी को नेता मानती है। आज तेजस्वी है तो है, बाकी ठीक है। तेजस्वी लेकिन पोस्टर से पापा को गायब किया नहीं, मैं वो अलग बात है। नहीं, तेज प्रताप ने गायब किया, तेजस्वी ने नहीं। तो तेजस्वी ही हैं बिहार में इस समय की। जो मैं अगर बहुत थोड़े में कहूँ, ऐसा है कि एक बगीचा है और उसके 3 माली हैं, और तीनों का है कि भाई हमने ही सेवा की है इनकी, ये हमारे ही तरफ सारे फूल आए। तो वो माइनॉरिटी वोट है, और वहाँ 3 माली हैं, एक ओवैसी साहब हैं, एक राहुल जी हैं, और तेजस्वी जी हैं। अब सारा मामला यहाँ फंसा हुआ है। सारी चीज़ें, किशनगंज सीट याद कीजिए, तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा, और इशूज़ और भी हैं, एनडीए में भी है इनके यहाँ, लेकिन मेन इशू ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस भी सोच रही है कि ये तो हमारी तरफ लौट रहे हैं, हम कैसे जाने दें। तो जितने अब ये सीमांचल की सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलें। और पिछली बार की तरह जिस बार से कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार, वहाँ एक ही
सीट मिली थी वो भी कांग्रेस को मिली थी, बाकी सब तो ये सब जानते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वोटों का सारा झगड़ा है, अब वो सीट समझौते में कितना होता है नहीं होता है, ये देखना सारा होगा। फाइनल वो होगा। तो मेन इशू ये है। बाकी देखिए तेजस्वी आरजेडी में लालू अभी भी है, जो वोट पड़ेगा लालू के नाम पे पड़ेगा। ये तेज प्रताप और फलाना नहीं, तेजस्वी के साथ माँ बाप दोनों हैं, तो तेजस्वी की ही चलेगी। थोड़ा बहुत डेंट भले हो जाए तेज प्रताप या वो दूसरे कोई रोहिणी नाराज हैं, उससे मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। समीर सर, बिहार चुनाव तो अपने चरम पर नजर आ रहा है। दोनों ही खेमों में देखिए तैयारी अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ रही है। सीमांचल और जो माइनॉरिटी के वोट हैं उन्हीं को लेकर पूरी कहानी चल रही है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के लिए शायद इसीलिए बात नहीं बन पा रही। निश्चित रूप से मुसलमान वोट ऐसे होगा जैसे वो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। अब सबके लिए मुसलमान वोट जरूरी हो गए हैं। मतलब कांग्रेस मानती है कि भाई हमारा एकाधिकार है, उसके ऊपर तेजस्वी और लालू प्रसाद तो कहते हैं कि एमवाय समीकरण जो हमारा है, मुसलमान और यादव समीकरण है, वो हमारे साथ है। अब तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि सीमांचल में घूम रहे हैं, अभी लगातार दौरा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई मुझे सिर्फ 6 सीटें आप दे दो, मुझे मंत्री भी मत बनाओ, लेकिन मुझे गठबंधन में ले लो। तो सीमांचल में तो पिछली बार 5 सीट जीते थे ओवैसी, तो ओवैसी को भी लग रहा है कि मुसलमान उनके साथ है। प्रशांत किशोर भी अब मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाई कब तक लालटेन का तेल बनकर आप लालटेन जलाते रहोगे, अब खुद अपने लिए भी मांगो। तो प्रशांत किशोर भी मुसलमान वोट पर फोकस कर रहे हैं। तो इन सब का ध्यान मुसलमान वोट पे और सीमांचल जो 24 सीटें आती है उस पर बेसिकली इनका पूरा फोकस है कैसे जीता जाए। तो वोटों का ध्रुवीकरण तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात को लेकर होगा और कि किसके पास जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मोटा तौर से ये मुस्लिम वोट बैंक है वो महागठबंधन के साथ रहेगा। अब ओबीसी कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि पिछली बार 5 सीटें जीते थे, 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए थे, तो पिछली बार बहुत नेक टू नेक लड़ाई हुई थी। तो क्या वैसी स्थिति होने वाली है। इसके अलावा तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर जो चल रहा है, तो तेज प्रताप पिछली अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो 15 सीटों पर आरजेडी 5000 से कम वोटों से मार्जिन से जीती थी। तो ऐसे सीटें जो बहुत क्लोज फाइट में होगी वहां तेज प्रताप कुछ फैक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिनको आरजेडी दुत्कारेगी उनको हम पुचकारेंगे। वहां अगर नहीं मिला तो हमारे पास आके टिकट लो। तो जो दावेदार टिकट होंगे जिस क्षेत्र में यादव, उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनके पास एक तेज प्रताप अल्टरनेटिव है जिनके पास वो जा सकता है। तो तेज प्रताप कुछ क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है। उसका एक उदाहरण और किस्सा बताता हूं मैं 2019 का लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने कहा था तेजस्वी से कि भाई मुझे आप शिवर और जहानाबाद की 2 सीट मेरे उम्मीदवार को टिकट दीजिए। तेजस्वी ने दोनों जगह टिकट नहीं दिया, दोनों जगह उसने अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करे। हालांकि शिवर का जो उम्मीदवार था उसका पर्चा कैंसिल हो गया, लेकिन जहानाबाद से उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा हो गया। उसका प्रचार करने तेज प्रताप यादव गए और बोले कि भाई यहाँ पर आप ये मत मानिए कि निर्दलीय खड़ा है, यहाँ पर तेज प्रताप यादव उम्मीदवार खड़ा है। और लोग 7000 वोट उसको मिले और 1500 वोट से आरजेडी का उम्मीदवार जहानाबाद की सीट 2019 में चुनाव हार गए थे। तो 2 लोकसभा सीटें अगर तेज प्रताप ने 2019 में अपने उम्मीदवार खड़े करके हरवाई दी थी, तो इस बार कई ऐसी सीटें जहां मार्जिन बहुत कम है वहां नुकसान कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ सीटों पर असर पड़ेगा, कितने सीटों पर असर होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि तेज प्रताप घर का खेल बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर रहे हैं अपने भाई को। सर, लालू परिवार की तो बहुत सारी बातें आ गई, नो डाउट कि तेज प्रताप जो है वो डेंट करेंगे दोनों ही खेमों में, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन की बात करें। अगर आप देखिए तो सीटों को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वरना अब तक ऐलान लगभग हो चुका होता है। मुझे लगता है कि नवरात्र के बाद जो है अधिसूचना भी जारी हो जाएगी चुनाव की, लेकिन अभी तक क्लैरिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। क्या ये जो सीटों पर बात न बनने वाली बात है, ये वोटर्स को भी भ्रमित करेगी चुनाव से पहले? मुझे ऐसा नहीं लगता है प्रतीक्षा जी। मुझे लग रहा है कि दोनों ही गठबंधन में मोटे तौर पर सीटों को लेकर एक मोटी चर्चा हो चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत सीटें होती है, 10-5 सीटें होती है जिन पर हमेशा लास्ट मिनट तक भी चर्चा चलती रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोनों गठबंधन इस समय मुझे बहुत स्थायी गठबंधन के तौर पर दिख रहे हैं चुनावी लड़ाई के लिए, और मुकाबला उन दोनों गठबंधन के बीच में होगा। तेज प्रताप जी की बात करें, ये कुछ सीटों पर हो सकती है, आखिर तक भी चलता रहता है, वो तो लास्ट मिनट तक भी चलता है, कई बार इतना अटक जाता है कि वो फ्रेंडली फाइट पे बदल जाता है। तो ऐसा सब कुछ होता है क्योंकि हर पार्टी हर कैंडिडेट समझता है कि वो उसको वहाँ मौका मिलना चाहिए। लेकिन इधर महागठबंधन में ये जो तीनों पार्टी खास तौर से देखा जाए, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, और मुकेश सैनी का भी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और उधर भी जो जेडीयू है, बीजेपी है और चिराग पासवान है, बाकी और जो छोटी पार्टी है वो सब एक साथ है। और अमित शाह जी ने तो वहाँ पर कह दिया कि भाई इस बार चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो गठबंधन में मुझे दोनों में कोई नहीं लग रहा। तेज प्रताप जी केवल वही कर सकते हैं कि जो वोट जिनको टिकट नहीं मिले आरजेडी में,
उनमें से किसी को ले सकते हैं और वो बहुत, यदि क्लोज फाइट होगी तो कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान वो पहुंचाएंगे ऐसा। लेकिन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यदि पिछली बार का चुनाव नतीजा देखें तो बहुत क्लोज नेक एंड नेक फाइट है, 12,700 वोटों का डिफरेंस है एनडीए और एमजीपी में, तो वो थोड़े से भी चीज़ें सीट बदल सकती है। और पिछली बार भी इसी तरह से तो नुकसान हुआ था तेजस्वी का, तो अब वो कितना हो सकता है माइनॉरिटी वोट में। ओवैसी जी क्यों बार बार कर रहे हैं, ओवैसी जी को मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि माइनॉरिटी वोट आरजेडी और कांग्रेस के साथ खड़ा उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं यदि गठबंधन में आ जाए तो कुछ बन जाएगी बात, तो ठीक है। मान लो सरकार नहीं बनेगी तो फिर कोई उन पर आरोप ना लगाएगा कि आपने ये बंटवारा किया, और सरकार बन जाए और उनके एमएलएज नहीं आए तो भी वो क्या करेंगे। तो मुझे बहुत ओवैसी साहब के लिए इस बार ज़्यादा स्पेस वहाँ पर नहीं दिख रही है। और पांडे जी कितना करते हैं वो तो देखते हैं कि पांडे जी का क्या हिस्सा है, उनको देखते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ताकतवर बने, उन्होंने काफ़ी काम किया है। हाँ। अब चुनाव में वो कितना असर डालते हैं ये देखें। बिल्कुल ठीक, जैसा कि विजय सर भी कह रहे हैं। अनुराग जी, ये प्रधानमंत्री का महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए का ये जो कल कार्यक्रम रखा गया पूरा, उसकी खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी की जो विरोध करते थे वो रेवड़ी बांट रहे हैं खड़े होके। मैं थोड़ा सा इसका इंटरनल आपसे समझना चाहूँगी कि क्या महागठबंधन जिस एमवाई पर काम कर रहा है, अब एनडीए को ये समझ में आ रहा है कि हमें भी एक पैरेलल एमवाई तैयार करना है बिहार में, महिला और युवा? देखिए, ये जो आपने ये टर्म बड़ा अच्छा दिया कि ये जो एनडीए एक नया एमवाई समीकरण तैयार कर नहीं रहा है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये तैयार उसके लिए हो चुका है। और जिस तरह से महिलाओं ने जिस भी पार्टी, चाहे वो वेस्ट बंगाल रहा हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, महिलाओं ने जिस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया वो कहीं ना कहीं सत्ता के आसपास वो आ गया, और एनडीए को, बीजेपी को इसका लाभ बहुत मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जो आरजेडी है वो और कांग्रेस दोनों वही ट्रेडिशनल, अभी हालांकि कांग्रेस थोड़ा सा महिलाओं को ल्योर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी अभी वही अपने एमवाई समीकरण पे स्टिक है। मैं थोड़ा सा बिहार के में जो अभी बात हो रही है उस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने में आई है कि तेज प्रताप जी ने, तेजू भैया ने अपनी पार्टी का गठन किया, और जो एक नैरेटिव बहुत दिनों से खासकर प्रशांत किशोर जी चला रहे थे 9वीं फेल वाला, उसमें उन्होंने उसी के परिप्रेक्ष्य में शायद अपना चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड रखा है क्योंकि उनका, भाई अब देखा जाए तो उनका अपर हैंड है। अगर तेजस्वी जी 9वीं फेल हैं तो वो कम से कम 12वां पास तो हैं, पास है। और साथ ही अब आप उनकी विजन की भी जो है आप थोड़ी सी कल्पना करिए, जब वो परिवहन मंत्री थे तो पर्यावरण कम करने के लिए उन्होंने एक जो मॉडल पेश किया था कि सब लोग अगर घुड़सवारी करने लगेंगे तो जो है पर्यावरण पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए, मतलब विजन के मामले में वो तेजस्वी जी से थोड़ा सा भारी पड़ते हैं। प्लस उन्होंने जो है प्रशासन और आम आदमी के बीच सामंजस्य बनाने के लिए पिछली होली पे अपने जो पुलिस वाले से नाच भी कराया, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही प्रगतिशील और बहुत ही एक नए विचार की सरकार की शायद परिकल्पना करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर आप दूसरे पक्ष पे जाएं, तेजस्वी जी का कल मैं एक भाषण सुन रहा था, वो उनके अपने गाड़ी में वो कह रहे हैं कि बिहार में सबको पता है कि जब तेजस्वी आएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब आप ये सोचिए, जिसके पिता चारा घोटाले में जेल रह के आए हैं, वो ये कह रहा है कि जब तेजस्वी आएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब तेजस्वी आएगा तो अपराध नहीं होगा। शिल्पी जैन हत्याकांड और सीएम आवास से बैठ के जो अपराध की जो है ताना बाना बिना जाता था, उस पार्टी का मुखिया आज ये कह रहा है कि अगर तेजस्वी आएगा तो ना अपराध होगा ना भ्रष्टाचार होगा। तो बिहार किस दिशा में जा रहा है, मुझे वाकई एक चीज का थोड़ा सा मैं खुद समझना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने बिहार की जनता को क्या ऐसा मूर्ख वाकई समझा हुआ है, या उन्होंने बना लिया है, वो कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार की जनता ये, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, बिहार में एक ये दुर्भाग्य है कि जो वो जातीय समीकरण है वो किसी भी चीज के ऊपर आता है। हालांकि जो प्रशांत किशोर जी ने जो पिछले दिनों जो उनका कैंपेन रहा है, उन्होंने बहुत जो है बहुत मेहनत करी है, और
इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो असर दिखेगा। लेकिन उसमें एक चीज और भी है कि जो वो वोट काट रहे हैं वो एनडीए का काट रहे हैं। अगर एनडीए इस चीज को लोगों को समझा नहीं पाया कि अगर अगड़ों का वोट कटा और प्रशांत किशोर के पास गया तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी हो सकता है, अगर ये लोगों को समझ नहीं आया तो एनडीए के लिए मुश्किल होने वाली है, दिक्कत होगी। अवधेश सर, अनुराग जी तो सटायर के किंग जो है, उनके कमेंट्स भी आते हैं ऐसे। मैं ये चाह रही थी कि इस वक्त जो एनडीए का खेमा है, जैसा कि अमित शाह भी गए पिछली बार, तो ये हुआ कि हाँ लगभग हम जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई जैसी स्ट्रेटजी वहाँ अभी काम नहीं कर रही है। सीटों की समस्या तो लग रही है, क्योंकि 40-43 सीटों में ही लेकर कहानी जो होगी वो होगी, 100 सीटों से कम तो जेडीयू नहीं ही लड़ेगी। क्या एनडीए का खेमा, प्रशांत किशोर का पूरा मामला, ओवैसी का पूरा मामला, वो सारी चीज़ें मैनेज करने में सक्षम दिख रही है? अगर सीटों की समस्या सुलझी जाएगी तो हम पत्रकारों के पास क्या बचेगा? क्या क्या विश्लेषण करेंगे? वो थोड़े दिन होने दीजिए कि हम लोग चर्चा करें। देखिए, इस बार का बिहार का चुनाव एक नए दौर की शुरुआत की आधार भूमि बनती दिख रही है, जो अभी शायद लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। 1990 में बीपी सिंह के विजय के बाद जो 89 में जीते थे और स्टेट चुनाव में, वहां से एक दौर शुरू हुआ था। 2005 में उस दौर का अंत हुआ। 2005 से एक दौर चला 2013 तक। उस समय से जब नीतीश जी फिर भाजपा से अलग हो गए, तो फिर 2015 से लेकर के और एक ऐसा दौर रहा जो बिहार एकदम गड्ढमड था, अनिश्चितता था, कल क्या होगा, नीतीश जी किधर जाएंगे, बाएं रहेंगे, दाएं रहेंगे। और जो पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी को जिस बिहार के लोगों ने पूरे परिवार सहित 5 चुनाव हरा दिया था, 18% वोट और 22 सीटों तक सिमटा दिया था, वो पार्टी फिर से आ गई है। इस बार का चुनाव गहराई से देखेंगे तो एक बिहार के राजनीतिक दिशा तय करने वाला ये चुनाव साबित होने वाला है। ये सामान्य चुनाव नहीं है। तेज प्रताप यादव की जो छवि बनाई गई थी, अगर आप पिछले 1 महीने से उनका वक्तव्य देखिए तो इस समय ऐसा लगता है कि बिहार में उससे ज्यादा शांत, संतुलित, संयमित, सोच समझकर वक्तव्य देने वाला, एक भी तीखे शब्द नहीं बोलने वाला, जितने व्यवस्थित तरीके से उस पार्टी की स्थापना हुई है, जो उसके सिद्धांत सामने आए हैं, जैसे फोटो लगाए गए हैं, वो तेज प्रताप यादव की बनाई गई छवि के बिल्कुल विपरीत है। गांधी जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, लोहिया जी हैं, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर हैं। तेजस्वी जी के बारे में बोले, हमारे छोटे भाई हैं, उनका मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। हमारी राजनीति अलग होगी, मैं आरजेडी में, मेरे माता पिता हैं, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे दिल में उनकी तस्वीर रहेगी। ये भाषा की कल्पना किसी को थी? जब विपक्ष के बारे में पूछा तो एक तीखे शब्द नहीं बोलना। इसका अर्थ यह है कि बहुत व्यवस्थित तरीके से जानकार, समझदार राजनीति के लोग उनकी तैयारी में हैं, और वो तैयारी आने वाले समय में उसका रंग आपको दिखेगा। ये सामान्य घटना नहीं है। रोहिणी आचार्य ने केवल राजनीति से अलग नहीं किया, अपने पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर लिया है, और वो भी बात है। तो ये बता रहा है कि लालू यादव जी के परिवार में षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति को नेता घोषित करने के, जिसकी पूरी सहमति परिवार में नहीं थी, कोशिश हुई। दूसरे लोगों को लगता रहा कि हम में भी क्षमता, योग्यता है, परिवार के अनुशासन में हम नहीं कर रहे थे और उसमें हमको खत्म करने की कोशिश हुई है। तो हो सकता है इस चुनाव में कुछ चीजें निकल के आपको आए और उसका असर चुनाव में दिखे। सेकंड, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, जो बिहार से जुड़े हुए जमीन के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जगह जगह जाके वो लोगों के दिमाग में है, नेताओं से प्रश्न हो रहे हैं। और इधर जिस ढंग से दोनों पक्षों के नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उस पर जिले जिले में चर्चा हो रही है। अब ये वोट में चूंकि किधर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन लंबे समय बाद इस प्रकार से भ्रष्टाचार पर, नेताओं की शिक्षा पर, मुद्दों पर इस चुनाव में चर्चा होने लगी है। तीसरी बात, जिस ढंग से नेपाल और बाकी जगह आंदोलन हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की टोली, वो तो सक्रिय टोली है, जिस ढंग से लोगों के बीच जा करके, और इस समय देश की क्या परिस्थितियां हैं, हिंदुत्व का क्या है, किस ढंग से चल रही है, सरकार की योजनाएं क्या है, जगह जगह जा रहे हो, एक लोक जागरण का एक अभियान वहां चल रहा है पहले से। भारतीय जनता पार्टी का लगातार चल रहा है इन चीजों पर लेकर के। तो इस चुनाव में मैंने देखा है कि वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से, समीकरण के रूप से
एक नए चर्निंग की स्थिति बन रही है, जिसमें राहुल जी जो गए थे वोट चोर को लेके वो लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भी आप कहिए, वो कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरे में भी वो स्थिति नहीं है। जो अंतिम बात है इसमें कि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो वहां की शासन करती थी, वो अभी तक एक मजबूरी की पार्टी के रूप में उसकी भूमिका होती थी। इस बार अच्छा गलत सही जो भी हो, उनका जनाधार नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस एक स्टैंड के साथ कि हम भी बिहार में जो है हकदार हैं, वो खड़ी होने की कोशिश कर रही है। उसमें ऐसी शक्तियां हैं जिसको आप स्वीकार करें न करें, और मुसलमान वोट जो है वो अपोह में है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस को देते रहे, स्टेट में क्या करें, कैसे करें, कांग्रेस को हरा दें कि जिता दें, कैसे करें, ये चल रहा है। तो इन सब का फैसला इस बार बिहार के चुनाव में होना है, और बिहार के लोगों पर भी ये दायित्व है कि लंबे समय से बिहार एक अबूझ और अनिश्चय की राजनीति में, सिद्धांतहीन राजनीति में था। उसमें उनका फैसला आने वाले समय में बिहार के लिए निर्णायक होगा। हो सकता है उससे देश को भी दिशा मिले। सर, बड़ा अव्यवस्थित सा सब दिखाई पड़ रहा है। ओवैसी की चिट्ठी जा रही है, फिर तेज प्रताप पार्टी बना लेते हैं, फिर तेजस्वी यात्रा निकाल लेते हैं, फिर राहुल कुछ और अलग बात कहते हैं, कृष्णा अल्लावरू कुछ और बात कहते हैं। मतलब इतना घुलमिल जैसा अभी दिख रहा है, तस्वीर भी अभी तक साफ नहीं है। पर फिर भी ये तय है कि बिहार का चुनाव हमेशा से पूरे देश में चर्चा का विषय होता है। इस वक्त जिस तरीके के घटनाक्रम दिख रहे हैं बिहार में, क्या लगता है, क्या तस्वीर दिखाई पड़ेगी और कब जाकर ये चीज़ें थोड़ी सी सामान्य होंगी, लालू परिवार को इंक्लूड करें? देखिए, अब तो वो हम उस दौर में हैं जहाँ निकाय के चुनाव भी बड़े चर्चा में आ जाते हैं। निकाय के चुनावों की एक एक सीट पर इतना कभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा नहीं होती थी जो होने लगी। बीएमसी के चुनावों की चर्चा होती है। तो बिहार तो वो राज्य है जो देश की राजनीतिक तस्वीर को बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है, तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। और मैं अवधेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि तस्वीर जब सारी साफ ही हो जाएगी और ये जो आप कह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। घुलमिल है, तभी तो उस घुलमिल में से कुछ निकाल कर थोड़ी तस्वीर बनाकर बातचीत में रखने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, लालू परिवार के भीतर जो कुछ भी है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भी है, और चुनाव पर प्रभाव उसका रहे कितना। आज तेज प्रताप आज पार्टी बना लेंगे और कल सारी सीटों पर चुनाव लड़वा देंगे और परसों कुछ हासिल कर लेंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अगर वो सचमुच कहीं भी 10, 20, 50 सीट पर भी थोड़ा भी मतलब 200, 500, 2000 वोट भी पाते हैं, तो वो वोट किसके कटेंगे? ये तो गंभीर बात है ना। वो वोट एनडीए के नहीं कटेंगे, वो तो आरजेडी के खेमे में ही डेंट पहुंचाएंगे। हाँ, ये जनसुराज वाला जो मामला है, ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं भी इसको करीब से देखना, क्योंकि जिस तरह का जमीनी और सोशल मीडिया का कैंपेन चलाए हुए हैं प्रशांत किशोर, वो बहुत दिलचस्प है। वो जिस तरीके से बिहार के उस नए वोटर और उसके साथ साथ गांव के वोटर दोनों को अप्रोच कर रहे हैं, एक बड़ी टीम। और क्योंकि वो तो रणनीतिकार ही रहे हैं, वोटर तक अप्रोच करने के लिए वो भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को स्ट्रेटेजी बनाकर देते रहे हैं कि ये कैसे वोटर तक पहुंचा जाए। तो खुद की पार्टी, अब वो कितना सफल होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस अनोखे तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो भूमिका वो निभाएंगे। मुस्लिम वोटरों को लेकर बिल्कुल ठीक कहा अवधेश जी ने कि उनकी हमेशा उहापोह की स्थिति होती है कि जाएं तो किसके साथ जाएं। कोई एक अकेला रखवाला इस वक्त उनको तो नज़र नहीं आता। जिसको वोट वो दे भी दें, जो लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं वो उसकी वजह से हार भी जाएं, और जिसको वोट दे रहे हैं वो उनके वोट का दुरुपयोग नहीं करेगा। उनकी स्थिति तो है कि वो जिताऊ को वोट देना चाहते हैं। अब जिताऊ है कौन? वरना अधिकतर उनके बीच में ये चर्चा होती है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम वोट कुएं में फेंक के आ रहे हैं। अब कुएं में नहीं फेंकना है तो किसको देना है? जो हरा सके। हरा कौन सकेगा? बीजेपी को हरा सके। तो अब उनकी तो चिंता है ही। असदुद्दीन ओवैसी इतनी बड़ी ताकत है नहीं, लेकिन वो वोट काट लेते हैं और फिर उनके वोट कटने से बल्कि फायदा इधर ही हो जाता है एनडीए को। तो अब ये सारी जो कश्मकश है ये वोटर के दिल में भी। और आपने कहा कब, अब मुझे लगता है कि जो मोटी जानकारी आई है अब तक, वैसे पिछली तारीखें जो देखें तो 22 सितंबर 25 सितंबर ऐसे, लेकिन शायद दशहरे का इंतजार है और दशहरे के ठीक बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव की आचार संहिता भी लग जाएगी। और जो पिछले में भी समीर जी भी हमारे साथ थे और बिहार चुनाव को लेकर करीबी नज़र रखते हैं, तो एक नीति शायद ये बनी है कि जो दिवाली के बाद फिर छठ होगी तो छठ के समय कम से कम पहला दौर ऐसा हो जाए, क्योंकि जो छठ के लिए लोग जाते हैं वो बड़ा वोटर है और बड़ा मायने रखने वाला वोटर है, तो वो वोट देके ही लौटे अगर वो छठ के लिए जा रहा है तो इससे मोटा अंदाजा हमको लगता है कि कब की तारीखें होंगी, किस तरीके से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। 2 बार हम खुद, अमर उजाला भी अपनी टीम भेज चुका है, और अब हमारी जो सत्ता का संग्राम की यात्रा हर राज्य में हर चुनाव में होती है उसकी भी पूरी तैयारी है। तो चुनाव दिलचस्प, और कैसे होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम ये है कि एनडीए के भीतर मोटे तौर पर सीटों का मामला सुलझ जाएगा। थोड़ी दांव पेच कश्मकश वो तो हुई,
अभी विजय जी कह रहे थे ना कि वो फ्लाइट में बैठते हैं और उधर तय की हुई सीटें और टिकट बदल जाते हैं, तो ऐसा तो भारत की राजनीति का रंग है ही। लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पर यही तारीखें होंगी और इसी तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा बिहार में। मुझे लगता है कि बिहार की जो तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो ये बताती है कि बिहार का चुनाव हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। हमने भी पूरी तैयारी कर ली है, हर पहलू आपके सामने वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से भी हम रखते हैं, खबरों के माध्यम से भी रखते हैं, कंटेंट के माध्यम से भी रखते हैं, वीडियो के माध्यम से भी रखते हैं। बिहार चुनाव की हमारी तैयारी पूरी है। आप सब लगातार बिहार की हर अपडेट अमर उजाला पर ले सकते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।